नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ समानता का यह तीसरा वीडियो। विद्यार्थियों, इससे पहले के दो वीडियो में हमने समानता क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसको जाना, प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता के बारे में हमने जाना, अवसर की समानता किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है इसके बारे में हमने जाना, और समानता के विभिन्न आयामों की हमने चर्चा करी, जिसमें हमने राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम की चर्चा करी। और इसमें हमने मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा दोनों की विचारधाराओं को यानी दृष्टिकोणों को हमने समझा और नारीवादी परिप्रेक्ष्य को भी हमने जाना। तो विद्यार्थियों, इन सभी दृष्टिकोणों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, इनकी सीमाओं को, इनके गुणों को हमने जाना और विश्व भर में इन सभी दृष्टिकोणों के माध्यम से, जिसमें हम समाजवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोणों की बात करते हैं, विवाद चल रहा है, बहस चल रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि समानता को और बढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होती हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक समानता की स्थापना की। औपचारिक समानता की स्थापना के अंतर्गत विद्यार्थियों, जो भारत का या हम कह सकते हैं विश्व के जो आधुनिक संविधान है, उन्होंने औपचारिक समानता को मान्यता दी है और इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत जाति, नस्ल, धर्म और लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान बर्ताव की बात की गई है। इसके अंतर्गत कि सभी व्यक्ति जो हैं वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से समान होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। और इसमें सबसे पहला जो समानता को लाने के लिए जो सबसे पहला कदम जो उठाने का प्रयास किया गया है, उस कदम के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि असमानता और विशेषाधिकारों की जो औपचारिक व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। इसी के संबंध में बेंथम ने भी कहा कि औपचारिक समानता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और बेंथम ने यह भी कहा कि सभी व्यक्तियों को एक समान समझना चाहिए और इसी आधार पर बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का भी समर्थन किया और उन्होंने पूरी तरीके से औपचारिक समानता को राजनीतिक रूप में भी प्रकट करने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं कि इन रिवाजों और इन कानूनों द्वारा जो हम बात करते हैं कि दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं को जो कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है, इन्हें इन रिवाजों और कानूनों द्वारा जो समाज के कुछ हिस्सों को और तमाम किस्म के अवसर और लाभों का आनंद उठाने से रखा जाता था और विभिन्न देशों में गरीबों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था और महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों और शारीरिक श्रम के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते थे। इन सबको वैधानिक समानता के आधार पर यानी कानूनी संरक्षण के आधार पर इन्हें खत्म करने का बीड़ा उठाया है। और इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें समाजवाद की, कि समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजा कुछ राजनीतिक विचार का एक समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था से पैदा हुई थी और वो बाद तक बनी रही। और समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। और समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन वो चाहते थे। और भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान करी, जिसमें स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित जिसमें काला गोरा शामिल है असमानता, जातिगत असमानता और कुछ देशों को अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह कह सकते हैं हमें आर्थिक असमानता। ये आज स्वप्रमाणित धारणा लगती है हमें, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आम तौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष जरूरी है और दूसरी असमानताएं गौण है या आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। मतलब आर्थिक असमानताएं जो है, जब समाज में आर्थिक असमानता खत्म हो जाएगी तो बाकी असमानताएं भी जो है धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। और उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष
पंकज का अर्थ है 5 प्रकार की क्रांतियां करना। और उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया, जिसमें व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और अहिंसा के लिए क्रांति, और सत्याग्रह के अहिंसा के साथ क्रांति और सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। ये ही सप्त क्रांतियां कही जाती हैं, जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं, समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए, और ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद कर दे। और हमारा संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है, और अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को भी स्वीकार कर चुकी हैं। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत को जाति, नस्ल और धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में भी समाहित किया गया है। अब औपचारिक समानता के बाद बात आती है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। अब विभेदक बर्ताव द्वारा समानता से क्या तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो इसमें लोगों के साथ विभेदक बर्ताव, अर्थात लोगों के बीच जो अंतर को ध्यान में रख करके क्या किया गया कि विभेदक बर्ताव अर्थात आरक्षण की नीति बनाई गई है, जिससे समाज के सभी वर्गों को अवसरों तक, विभिन्न प्रकार के अवसरों तक पहुंचने के समान अवसर प्राप्त हो सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं समाज में जैसे कुछ शारीरिक रूप से अपंग लोग हैं, अगर उनको उचित अवसर प्राप्त हो जाता है, जैसे कि उनको इस प्रकार की एक गाड़ी मिल जाती है, इस प्रकार का एक वाहन मिल जाता है कि वह उस तक पहुंचने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए वह अपना एक सुगम तरीका प्राप्त कर सकता है। जैसे कि जो नेत्रहीन है उनको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक उभरे हुए अक्षरों से संबंधित कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं, तो वे अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। और जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हाव भाव या भंगिमाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के से अगर पढ़ाया जाता है तो वे उचित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिन ऊंचाइयों तक सामान्य व्यक्ति पहुंचता है। तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यदि उनको किसी प्रकार का आरक्षण दे दिया जाता है या किसी प्रकार की सुविधा दे दी जाती है तो यह असमानता नहीं कहलाएगी, यह सकारात्मक कार्यवाही कहलाई जाएगी। तो समानता के इस सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है ही, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों कि इनको सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना भी जरूरी होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी मैंने बात करी विकलांगों की, जो सार्वजनिक स्थान पर विशेष ढलान वाले रास्तों जैसे रैंप होती है जिसमें वह जा सकता है और आ सकता है, तो ये मांग उसके लिए न्यायोचित है। अब सरकारी संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विकलांग हैं उनके पहुंचने के लिए विशेष प्रकार के रैंप बनाए जाते हैं, जिससे कि वह अपना सुगमता पूर्वक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है अपना आवागमन कर सकता है, वहां जा सकता है, वहां प्रवेश कर सकता है, और इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश मिल सकता है और समान अवसर प्राप्त हो सकता है। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा भी हो सकेगी और समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में हम इसको देख सकते हैं, मतलब समान अवसरों की समानता के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है बिल्कुल साफ सुथरा चयन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। अब ये देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा? निश्चित रूप से चिड़िया पहुंच जाएगी। क्या मछली पहुंच सकती है? मेंढक पहुंच सकता है, बंदर पहुंच सकता है, बिल्ली भी कहीं हद तक पहुंच सकती है और खरगोश
भी नहीं पहुंच पाएगा और हाथी तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार की प्रतियोगिता रखनी चाहिए कि इसमें सभी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाए। अब इसमें योग्यता का प्रदर्शन नहीं होगा, ये तो असमानता से संबंधित प्रतियोगिता हो गई। तो किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए, आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। और कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई। अगले खंड में सकारात्मक कार्यवाही के विचार को हम समझने का भी प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों को समझते हैं। इसमें देखिए, सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्यवाही की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक कार्यवाही के रूप में हो सकते हैं, इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने की तक की नीतियां हो सकती हैं। और अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है और यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सकारात्मक कार्यवाही के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और सकारात्मक कार्यवाही के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया है। इसके पीछे मान्यता क्या है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा, है ना, और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ भी तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाया जाएगा? सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका क्या मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है। क्यों? क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जातीय रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती हैं। तो सकारात्मक कार्यवाही, ये सकारात्मक विभेदीकरण की जो बात की गई है, इसमें जो हमने आरक्षण की बात की गई, इसमें नौकरियों में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है और कोटा निर्धारण है। ये जो तरीका अपनाया गया है, आलोचक कहते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये आरक्षण की जो नीति है, ये बिल्कुल गलत है। आरक्षण की नीति इस प्रकार से होनी चाहिए कि ठीक है कि शिक्षा संस्थाओं में इनको आरक्षण दिया जाए, कि इनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, कि आरक्षण के आधार पर इनका प्रवेश हो, लेकिन इनको शैक्षिक योग्यता जो है बराबर से इनकी होनी चाहिए। इनके जो योग्यता प्रमाण के लिए आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनको नौकरियों के अंतर्गत इनको आरक्षण इस प्रकार से दिया जाए कि भाई इनको 35% आ गया है, 30% आ गया है तो इनको नौकरियां दे दी जाए। जब इनको शिक्षा के संसाधन इनको प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं और तो निश्चित रूप से वे भी अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियों में अपनी सहभागिता दर्ज करें। तो आरक्षण सिर्फ सुविधाएं प्राप्त करने तक ही होना चाहिए।
कौन सी सुविधाएं? संसाधन, जिन साधनों के माध्यम से हम उस साध्य तक पहुंच सकें, उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, से साधन उपलब्ध कराए जाए। लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण तो सिर्फ साधन उपलब्ध करने के लिए होना चाहिए, ऐसा आलोचक का कहना है। फिर इसके बाद बात आती है कि इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक हो गया कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा उचित होनी, जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता पूर्वज अशिक्षित रहे हो, अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए और इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सकेगा। तथ्य यह है विद्यार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे बहुत कम किया गया। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली हैं। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया तब भी उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती हैं। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं और समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके? वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए, या क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था से पैदा हुए सामाजिक असमानताओं के आधार पर की जानी चाहिए? ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। इसमें ये हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वंचित है कौन, किसे इन चीजों की आवश्यकता है। अंततः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना होगा। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। क्योंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के साथ एक जैसे बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए और 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें
अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरता पूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। अर्थात पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की आवश्यकता है कि क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी होगी कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म नहीं दे, अथवा ये विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक प्रभावशाली उपकरण बने। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि विशेष बर्ताव यदि किया जा रहा है किसी समूह के साथ, तो वह विशेष बर्ताव कभी भी वर्चस्व शोषण की नई संरचना को जन्म नहीं दे। विशेष बर्ताव में के अंतर्गत समाज विशेषाधिकार और शक्ति के आधार पर अपने आप को एक प्रभावशाली उपक्रम के रूप में बनाए और अपने इन विशेष बर्तावों के आधार पर वह उन जगहों तक पहुंच सके, उन अवसरों तक पहुंच सके जहां तक वह पहुंच नहीं पा रहा है। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। मतलब एक विशेष बर्ताव का क्या अंतिम लक्ष्य होगा? अंतिम लक्ष्य ये होगा कि एक न्यायपरक समाज स्थापित होगा और एक समतामूलक समाज स्थापित होगा। अगर इन्हीं विशेष बर्तावों का अगर दुरुपयोग होने लगा तो निश्चित रूप से अन्य प्रकार की विषमताएं जो हैं समाज में या अन्य प्रकार की असमानताएं जो हैं समाज में स्थापित हो जाएंगी। हम ऊपर देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये तो एक्टिविटी दी गई है आपको, और ऊपर हम ये देख सकते हैं इसमें कि एक वाद विवाद संवाद है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्यवाही जैसे कोटा निर्धारण करना, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण इत्यादि की नीतियां निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू की जानी चाहिए। तो विशेष बर्ताव जो किया जा रहा है उन पिछड़े लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो वंचित हैं, जो विकलांग हैं, तो वह बर्ताव सकारात्मक कार्यवाही के लिए है। लेकिन ये सकारात्मक कार्यवाही जो है इस प्रकार से अनुचित ना हो, असमानताएं ज्यादा ना पनपे, उसका उचित प्रयोग होना चाहिए इन सकारात्मक कार्यवाहियों को, जिसमें आरक्षण की बात की गई है, कोटा निर्धारण की बात की गई है। तो ये जो विधियों की बात की गई है, ये सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए बात की गई है। वंचित वर्गों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे सामने कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि वंचित वास्तव में वंचित है कौन, क्योंकि ऐसा समाज जिन्हें आरक्षण दिया गया है उस समाज में भी बहुत सारे पारिवारिक समूह इस प्रकार के हैं जो काफी उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। तो आरक्षण उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो वास्तव में वंचित है। अब इस वंचित लोगों का हम पता कैसे लगाएं, इसकी विधि कैसे हो, तो इन सभी के बारे में हमें हमारे सामने बहुत बड़ा विचार मंथन है जिसे हमें विचार करना होगा। और इसमें हम देखो एक एक्टिविटी दी गई है, आप कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में विशेष और विभेदकारी बर्ताव करना न्यायोचित होगा। ये स्थिति दी गई है जैसे कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक विद्यालय में 2 छात्र दृष्टिहीन है और विद्यालय को उनके लिए कुछ विशेष उपकरण खरीदने के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए, बिल्कुल। गीता बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, विद्यालय को उसके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता को और भी उभार सके, विकास कर सके। जीत के माता पिता चाहते हैं कि वह पगड़ी पहने, इरफान चाहता है कि वह जुम्मे शुक्रवार को नमाज पढ़े। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को जीत से यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहने, और इरफान के अध्यापक को शुक्रवार को उससे दोपहर के बाद की कक्षाओं के लिए रुकने को नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में विशेष और विभेदकारी बर्ताव करना न्यायोचित होगा,
या नहीं। तो आप इसमें स्पष्टीकरण आप खुद स्वयं समझ कर दीजिए कि क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। तो सकारात्मक कार्यवाही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सकारात्मक कार्यवाही समाज में न्यायपूर्ण स्थिति है, समानता का बर्ताव लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ ही विद्यार्थियों यह अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। अब बात आती है प्रश्नावली की। ये कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। आप इस वीडियो को, ये वीडियो जो मैंने बनाए हैं, आप इस वीडियोस को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए और इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भी दीजिए। जब आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक विचार मंथन बढ़ेगा, आपने अपने अंदर एक मानसिक क्षमता जो बढ़ेगी उत्तर देने की। और यदि आपको डाउट होता है इसमें किसी प्रकार का और कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको कठिनाई आ रही है, और निश्चित रूप से मैं इसका उत्तर दूंगी आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर आएंगे, और अगला अध्याय जो हमारा है वह है सामाजिक न्याय का। और सामाजिक न्याय के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और आपको धन्यवाद और नमस्कार करते हैं।